So let us move ahead. I discussed just one single point that we have. The next topic is library, right? Where it can be either user defined library or predefined library. Predefined are already available when we have installed Python software, or ideally. So during that time only we got a few free you know predefined libraries along with that software. और बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़। मशीन लर्निंग के लिए अलग हैं, डीप लर्निंग के लिए अलग हैं, डेटा साइंस के लिए अलग हैं, मे बी वेब डेवलपमेंट के लिए अलग हैं, हार्डवेयर के लिए अलग हैं, इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, है ना। एंड आई कैन से इन वन सिंगल लाइन दैट पाइथन इज़ द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी ओनली। पाइथन इज सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटरप्रेटर और बिल्डर, बिल्डिंग टूल। इसके नाम बहुत सारे हो सकते हैं ना। Python can be a programming language, Python can be a software, Python can be an interpreter, Python can be a tool, right? Where it has a collection of millions of libraries. Out of those millions of libraries, few have already been installed during the installation of the software, and rest of them are freely available on internet. Few of them are available on one particular location, है ना। जो कम्युनिटी की लोकेशंस होती हैं, जो पाइथन सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी पता होती है कि वो लोकेशंस कौन सी हैं, और कुछ ऐसी प्राइवेट लोकेशंस हैं जहाँ से आप उन लाइब्रेरी को कुछ पे करके इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। तो पाइथन इज़ बेसिकली ओपन सोर्स। लाइब्रेरी के लिए लोग बेसिकली पे कम करते हैं, बट स्टिल अगर कुछ लोगों का प्राइवेट कोई डेवलपमेंट है, अगर आपको उसको यूज़ करना है तो यू कैन आस्क देम विद द पेमेंट ऑल्सो, राइट। So out of millions of libraries, there are 99% chance, 99% category of those library to be a free of cost, right? सारे प्रोग्राम, सारी लाइब्रेरीज जितने भी हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 1% कैटेगरीज आर अंडर प्राइवेट डेवलपमेंट, तो उनके लिए आपको फिर या तो वो मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। या ऐसा होगा कि बहुत सारी लाइब्रेरीज के 90% सेक्शंस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, 10% सेक्शन को यूज़ करने के लिए पे करना पड़े, ठीक है। तो जैसे लोगों ने लाइब्रेरी बनाई है, या लोगों ने नहीं, जैसे कंपनीज ने लाइब्रेरी बनाई है ना। इट कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल और अ टीम ऑल्सो। तो जैसे उन्होंने लाइब्रेरीज बनाई है, वैसे हम भी बना सकते हैं। उनको बोलते हैं हम लोग यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज। कैसे बनती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ लगती हैं, कैसे लगनी चाहिए, उन्हीं यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी को जो हमने बनाया होगा लोग कैसे यूज़ करें, कहाँ डालें, सब देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट, जो अभी अवेलेबल प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, जैसे उनमें से कुछ नाम हम लोग यूज़ करेंगे, तो उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे अवेलेबल है, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले एक और कीवर्ड हमें समझना पड़ेगा। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हैश इंक्लूड, हमारे पास एक हैश तो हमारे पास प्री एक कीवर्ड था किसी पर्टिकुलर कमांड से यूज़ करने से पहले, और दैट इंक्लूड वाज द बेसिकली मोर ओवर कीवर्ड, राइट। सो import and the name of that particular library which we want to import basically, right. Suppose this library name is time, एक टाइम नाम की लाइब्रेरी है, राइट। तो मैंने एंटर किया। अब टाइम कोई भी लाइब्रेरी जो भी अवेलेबल हो या हमने बनाई हो, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के टाइम पे अगर कोई एरर नहीं आई, इट मीन मान लेना कि ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको टाइम लाइब्रेरी के अंदर के कुछ कंटेंट को यूज़ करना है, तो पहले एक बार जान लो कि इसके अंदर है क्या क्या। तो हेल्प विद इन ब्रैकेट टाइम, इसके अंदर बहुत कुछ है, ये सब कुछ अनाप शनाप भरा पड़ा है, और हर लाइब्रेरी के अंदर बहुत कुछ होगा, ध्यान रखना, है ना। इतने सारे फंक्शंस हैं। सर आपने मतलब क्या कोड लिखा जिससे पता चला कि इतना सारा कुछ है? हेल्प एक कमांड है, उसके अंदर आप अगर वेरिएबल को पुट करते हो जिसको भी आपने इंपोर्ट किया है, सो यू कैन गेट दी एग्जैक्ट डेफिनेशन और इंटरनल डेटा वट एवर इज़ अवेलेबल। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये इस तरह की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, सो बेटर मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने आपको 4 वेबसाइट बताई थी, उन पे जाके हम लोग लाइब्रेरी को इंटरनली डेप्थ में थोड़ा स्टडी कर लें कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं। फिर भी अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, टाइम जो भी आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, डॉट और टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस वेरिएबल के साथ में क्या क्या अवेलेबल है,
इतना कुछ, इतनी सारी फंक्शंस इसके अंदर हैं, ठीक है ना। मैं क्लॉक यूज़ करता हूँ, तो क्लॉक ने क्या बताया कि टाइम कब स्टार्ट हुआ था, टिकिंग टाइम है ये, इसको बाद में देखते हैं और एक बार। सपोज मैं लिखता हूँ टाइम डॉट स्लीप, स्लीप विद इन ब्रैकेट 10 सेकेंड। आप नोटिस करना कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट है, ये वाली जो एग्जीक्यूटिंग कमांड है, ये 10 सेकंड के बाद आने वाली है। टाइम डॉट स्लीप विद इन ब्रैकेट जो भी आप पुट करते हो उतने सेकंड के लिए ये हॉल्ट कर जाता है। आफ्टर 10 सेकंड दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेटमेंट विल कम। तो जब भी आपको दो स्टेटमेंट के बीच में गैप चाहिए कुछ टाइम का, तब आप टाइम डॉट स्लीप यूज़ कर सकते हो, ठीक है क्या। सो टाइम डॉट, और भी बहुत कुछ है ना। एक इसमें कमांड है टाइम डॉट टाइम। टाइम डॉट टाइम ये बहुत बेहतरीन कमांड है। जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जब से ये बेसिकली लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है, तब से लेके अब तक कितना टाइम हो चुका है, कितने माइक्रोसेकंड सेकंड हो चुके हैं, इतना टाइम निकल चुका है, इतने माइक्रोसेकंड निकल चुके हैं इस पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट हुए, राइट। अगर मैं वापस से इसी कमांड को लगाऊंगा तो कुछ टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा, दिख रहा है क्या, इतने सेकंड्स आपको डिफरेंस मिल रहे हैं। मैं फिर से लगाऊंगा, फिर से डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कोई इंटरवल चल रहा है कि 13 के बाद 22 आया, फिर उसके बाद 13 आया। अगर मैं थोड़ा सा और गैप लेता हूँ, फिर वापस से इस कमांड को यूज़ करता हूँ, राइट। सो वी गॉट डिफरेंट रिजल्ट, राइट। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या है ये, क्या पता चलेगा इससे। तो इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं ना। कंट्रोल N, नया प्रोग्राम, इम्पोर्ट टाइम, ठीक। और ध्यान देना कि ये टाइम जो भी इंपोर्ट किया है उसको जब सेव करेंगे प्रोग्राम को, मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, तो प्लीज़ कभी भी किसी भी लाइब्रेरी के नाम से आपको प्रोग्राम सेव नहीं करना है। अगर आपने इसको टाइम नाम से सेव कर दिया तो टाइम कभी भी लाइब्रेरी इंपोर्ट ही नहीं होगी। जैसे हम बात कर चुके हैं कीवर्ड, जितने भी रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्राम को सेव करने के लिए, ठीक है। सो डे 7 सेकेंड प्रोग्राम SP एंटर, इंपोर्ट टाइम, टाइम डॉट स्लीप, और टाइम डॉट स्लीप से पहले मैंने यूज़ किया, सपोज करो प्रिंट, इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, हेलो, और इसके बाद आया प्रिंट सिमरन, राइट। स्लीप के अंदर टाइम दिया मैंने, सपोज करो 5 सेकेंड्स का। तो हेलो के 5 सेकेंड के बाद सिमरन आना चाहिए, सेव एंड रन, राइट। हेलो 1 2 3 4 5, आई होप आफ्टर 5 सेकेंड्स शुड कम, ओके। एंड इट विल बी एग्जैक्ट टाइम, ऐसा नहीं कि कोई माइक्रो सेकेंड इधर से उधर होने वाली है, एग्जैक्ट 5 सेकेंड के बाद आएगा। सो द पर्पज ऑफ दिस टाइम लाइब्रेरी एंड यूजिंग स्लीप कमांड इज़ वेरी वेरी पावरफुल, राइट। नाउ आई वांट टू चेक, ये हमारा प्रोग्राम है, या मैं इसको और फॉर लूप के साथ में यूज़ कर लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज, मुझे सिमरन को 5 बार प्रिंट कराना है, राइट। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो पूरा प्रोग्राम मैंने लिखा है, ये प्रोग्राम 1000 लाइन का भी हो सकता था, इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा या लगा, समझ रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर सकते हैं किस चीज़ के, किस स्टेटमेंट के यूज़ होने से, किस स्टेटमेंट के हटाने से कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो क्या करें, हम एक वेरिएबल लेते हैं टाइम डॉट टाइम। तो टाइम डॉट टाइम क्या कर रहा था, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, राइट, इमीडिएटली उस टाइम का उस इंस्टेंट पे क्या टाइम था वो ए में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा प्रोग्राम, वैसे ही इसका टाइम स्टोर हो जाएगा बी के अंदर। क्या करें कि कितना टाइम लगा ये जानने के लिए, अगर हम सी रिजल्टेंट लेके चलते हैं तो बी माइनस ए विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय दीज कमांड टू एग्जीक्यूट। अंडरस्टूड ना, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में और एंडिंग में अगर हम लोग, अच्छा कहीं इनफाइनाइट लूप है तो ऐसी चीज़ों को
पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना। तो इनफाइनाइट लूप से बचते हुए अगर हम लोग इन कमांड को यूज़ करते हैं तो आप पूरे प्रोग्राम को की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर सकते हैं। और कभी भी इनफाइनाइट लूप जब तक रियल टाइम ऑपरेशंस या एप्लीकेशंस नहीं बनती हैं तब तक यूज़ में नहीं आता। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन इनफाइनाइट लूप में नहीं चलती है, कोई भी सर्वर इनफाइनाइट लूप में नहीं चलता है ना। उनकी माइक्रो सर्विसेज होती हैं कुछ जो हमारी माइक्रो बैक एंड पर रन करती रहती हैं, उनके अलावा बाकी सब चीज़ें इनफाइनाइट तो होंगी, ठीक है ना। तब हम लोग चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड टाइप ऑफ कमांड। सो जो भी सी में आया उसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ये जानने के लिए कि टोटल टाइम कितना लगा इसको एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम तो था ही, साथ में थोड़ा सा और फॉर लूप ने लिया होगा। सो 5 सेकंड 72 5.7 सेकंड यू कैन टॉक अबाउट, एंड दिस इज द माइक्रो सेकंड टाइम। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। एनी प्रॉब्लम, एनीवन? नो, ओके। सो एक और हमारे पास लाइब्रेरी है डेट टाइम, आई गेस डेट टाइम। सो डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ओके। सो डेट टाइम एंड डॉट एंटर। इतनी सारी नौटंकियाँ हैं इसके अंदर, इतना सारा कुछ मटेरियल है इसके अंदर आप जो यूज़ कर सकते हो। तो सपोज डेट टाइम डॉट डेट टाइम, और एक और फंक्शन है शायद नाउ, नॉट नाउ, ये बोला इसने कि डेट टाइम डॉट डेट टाइम के अंदर आप रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट ईयर डालेंगे तो वेरी गुड, ओके। सो वी कैन यूज दिस ऑल्सो, डेट टाइम डॉट डेट टाइम विद इन ब्रैकेट, ईयर इज 2020, ओके। मंथ भी चाहिए, पोजीशन 2, पोजीशन 3। तो एक बार जब आपको लगे कि डाउट है ऐसी किसी किसी कमांड में, समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर क्या यूज़ करना चाहिए, कभी भी ऐसी कमांड हमें समझ में तो आ रहा है डेट टाइम के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यूज़ कैसे करना है, आ रहा है समझ में? तो हम क्या करें, उसको हेल्प में ले लें, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। अगर मैं केवल इतना लिखूँगा, अगर मैं इतना लिखूँगा इसका मतलब ये होगा कि पूरे डेट टाइम का इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कैसे कैसे सब सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। इतना हमें जानना ही नहीं है, हमें क्या जानना है, डॉट केवल ये बताओ डेट टाइम कैसे यूज़ करना है। तो ये इसने डेट टाइम की बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी है, कहाँ गया, है ना। अब डेट टाइम डॉट डेट टाइम क्या कह रहा है, ये डेट बताओ। अब डेट में ये बताना पड़ेगा इसको, और क्यों यूज़ करना है ये भी बताना है। देखो ईयर मंथ डे, डे के अंदर फिर आवर्स मिनट, बहुत सारी नाटक बची है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं डेट टाइम। अच्छा एक और प्रॉब्लम हो रही होगी आपको देखने में कि जब मैं इंपोर्ट कर रहा था, मैंने जिस नाम से भी इंपोर्ट किया है ना, उस नाम को डॉट लगा के इसके अंदर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? अरे कुछ आ रहा है समझ में? अब इसने भी कुछ कुछ मांग लिया, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेट टाइम को आपको 1000 टाइम्स एक किसी प्रोग्राम के अंदर जिसके अंदर में भी मिलियंस ऑफ लाइंस हैं यूज़ में लिया जाता है ना, 1000 टाइम्स, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो डेट टाइम बार बार टाइप करने के लिए इतना लंबा? एक बार आपको, अच्छा डेट टाइम की जगह लिखा होता है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, पता नहीं क्या 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 ना, पुरम, इतना लंबा, ये कोई लाइब्रेरी का नाम होता। तो पाइथन ने कहा कि अगर आपकी लाइब्रेरी का नाम बड़ा है तो आप क्या करो, इंपोर्ट दैट नेम एज, एक एज कीवर्ड यूज कर लो, एज डी। तो इस पूरी कीवर्ड को आप डी से भी रिप्लेस कर सकते हो। नाउ वॉट एवर यू आर डूइंग थ्रू डेट टाइम, इसकी जगह आप डी से काम कर सकते हो, डी डॉट एंटर। कुछ आया समझ में क्या? हाँ भाई, हमने इन की बात की थी, एज की बात की थी, फ्रॉम की बात की थी, याद है?
तो इन तो यूज़ कर लिया, एज भी हमने देख लिया। अभी एज क्यों यूज़ में आता है, जब कभी एज का यूज़ तभी आएगा जब कभी किसी चीज़ को या लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं और वो लाइब्रेरी का नाम बड़ा है, आपको लगता है कि उसको आपको किसी और कीवर्ड से रिप्लेस करना है। सौरभ विद एस, सिमरन विद एस, मे बी श्वेता विद एस एच, वट एवर। आपको लगता है कि कोई एक डी की जगह डी टी लिख सकते हैं, कि मुझे लगता है कि डी टी, सॉरी, मुझे लगता है कि डी टी हमारे लिए आसान रहेगा लिखना बार बार, राइट। सो यू कैन राइट दैट इम्पोर्ट टाइम as t also here, instead of time dot time you can write t dot time here। आ रहा है समझ में? अच्छा ऐसे में तो ये टाइम और डेट टाइम लाइब्रेरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बताता हूँ। टाइम लाइब्रेरी मेन बेसिक लाइब्रेरी है ना, सबसे बेस वाली। अब टाइम को यूज़ करके डेट टाइम ने ईयर्स पे, कैलेंडर पे काम किया है। जैसे और एक काम करते हैं, सपोज कैलेंडर भी है, कैलेंडर ने एक स्पेसिफिक कैलेंडर, ठीक है, हाँ ठीक है, ओ माय गॉड, कैलेंडर ने भी बहुत कुछ डॉट है ना, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। भी कब कब काम में आता है, सपोज करो आपका कोई डेटाबेस है, आपको पता चल रहा है कि आप, जैसे आपके पास टाइम आ रहा है अभी ना, ये रहा टाइम, थर्सडे 16 अप्रैल 11:53 समथिंग समथिंग है ना, AM। तो ये सारा कुछ आपको नोट डाउन करना है। मान लो कोई आपका सेटअप है, कोई सर्विस है, रन हो रही है और आपके पास डेटा रिसीव होता है, जाता है व्हाट्सएप के अंदर, जैसे आपके पास टाइम नोटेशन बनती रहती है, जब आप फोटो क्लिक करते हो, लोकेशन, टाइम, सब कुछ नोट डाउन होता है। तो वो सारी चीज़ें टाइम के थ्रू होती है ना, टाइम लाइब्रेरी के थ्रू। अब टाइम तो केवल अपने स्लीप और माइक्रो सेकेंड में काम करता है। तो इन सारे जो इन्फॉर्मेशंस को कैप्चर करने का काम कौन करेगा, टाइम की हेल्प से डेट टाइम। अगर आपको उसको और कैलेंडर टाइप लेके जाना, ईयर और सब नंबर ऑफ ईयर्स में भी, आप सेंचुरी की बात कर रहे हो, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इतने पीछे जाना है आपको, अगले आने वाले टाइम की बात करें, लीप ईयर पता करना है ना। ये जैसे बहुत सारे आपने प्रोग्राम देखे होंगे सी लैंग्वेज के अंदर, और आपने देखा होगा एक जितना भी ये CA वालों का काम होता है ना, कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों का काम है, उनको टैली पे बहुत कुछ काम करना है, किस दिन इनवॉइस आई, किस दिन गई, ये बहुत कुछ ऐसी दुनियादारी जिसमें जिसमें आपको लगता है कि टाइम की इंपॉर्टेंट है। ये भी पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि हमेशा टाइम एक्सेस किसी भी ग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि कब कब क्या क्या हुआ, पूरा प्रॉपर टैग करने के लिए। तो वहाँ आप समझ लो कि डेट टाइम और कैलेंडर ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक लाइब्रेरी को दूसरे ने एक्सेस किया, दूसरे ने तीसरे को एक्सेस किया, और ऐसे हम भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मीन वाइल आप ये समझ सकते हो कि डेट टाइम इज द हिरारिकल प्रोसेस। कैलेंडर के अंदर डेट टाइम के अंदर टाइम, कूल। और टाइम के अंदर भी लाइब्रेरीज हैं जो हम मीन वाइल बात करेंगे, चलेगा क्या? अच्छा ऐसा नहीं सोच सकते आप कि आपने इम्पोर्ट टाइम को टी से रिप्लेस कर दिया और फिर से आप यहाँ टाइम यूज़ कर रहे हैं, नो। अच्छा ऐसा ही मत सोचना कि इस वाले टाइम को आप टी से रिप्लेस करने वाले हैं, ये नहीं। ये तो एक कमांड है, किसके अंदर, इस टाइम के अंदर। इसका मतलब टी डॉट टाइम, टी डॉट स्लीप, टी डॉट टाइम। आ रहा है समझ में क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? सेव किया, रन किया, हेलो, यस सर। जो मैंने बोला समझ में आ रहा है क्या? यस सर। भाई मैंने इम्पोर्ट टाइम एज टी किया सपोज, तो इससे ये मत गलतफहमी में रहना, ऐसा मत समझना कि टी डॉट टी लिखोगे आप, ऐसे नहीं, ये नहीं चलेगा। टी तो वो कीवर्ड था जो टाइम, ये वाली टाइम को रिप्लेस कर रहा था। डॉट, इसके बाद जितनी कमांड हैं वो सारी एज इट इज़ यूज़ में आने वाली हैं। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? नो सर। जैसे जैसे एक और कमांड में लेके चलता हूँ, मैं और भी लाइब्रेरी का भी बहुत सारी डीप में जाऊँगा, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लाइब्रेरी को किस किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो, और इंपोर्ट करते हो तो कैसे यूज़ करना होता है उस इंपोर्ट करने वाली लाइब्रेरी के अंदर के डेटा को या फंक्शंस को, ठीक है। मैंने इंपोर्ट मैथ किया, तो मैथ डॉट, अब क्या क्या नहीं है मैथ के अंदर, अनाम सना बहुत कुछ भरा पड़ा है, कॉस टेन, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, पाई, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स में हैं। पाव फंक्शन भी है जो ऑलरेडी हम डबल एस्टेक यूज़ करके चलते हैं, नैन, इतना सारा कुछ है ना। चलो तो एक काम करते हैं, कुछ यूज़ करके देखते हैं। मैथ डॉट ई, ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7,
अब ये मैथ बार बार लिखना मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है, तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, इम्पोर्ट मैथ एज एम। अंडरस्टूड क्या? सो एम डॉट ई कितना आसान है, एम डॉट पाई, इट्स टू ईजी, थोड़ा सा लिखने में फास्ट हो गया। बट मुझे क्या लगता है कि यार आपको अगर मैथ के अंदर या मैं एम के अंदर के 10 फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं और मिलियंस लाइंस ऑफ कोड वाले प्रोग्राम के अंदर, है ना, आपको लॉग भी यूज़ करना है, आपको साइन कॉस भी यूज़ करना है, पाई भी यूज़ करना है, दुनिया भर के टैन कॉट सब यूज़ करना है, और आपको बार बार रिपीटेटिवली यूज़ करना पड़ता है, तो आप इंटरेस्टेड हो एम लिखने में बार बार, एम डॉट पाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइन विद इन ब्रैकेट, एम तो चलेगा नहीं, एम डॉट साइन लगेगा ना, अरे यार, एम डॉट साइन विद इन ब्रैकेट, मैं लिखा 90, कितनी वैल्यू होनी चाहिए एम डॉट साइन 90 की, 1, ये आ रहा है 89 पॉइंट समथिंग। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रेडियन में इनिशियली ट्रीट करता है, तो रेडियन में दे देते हैं वैल्यूज़ को। सो साइन विद इन ब्रैकेट पाई बाई टू दैट इज साइन 90, राइट। तो पाई लिख नहीं सकते डायरेक्ट, फिर से लिखना पड़ेगा एम डॉट पाई, समझ रहे हो आप। और ये फॉर्मूला अगर बहुत बड़ा हो तो कितनी बार लिखोगे एम 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 करके। तो इससे बचने के लिए एक और चीज़ हमारे पास आ गई, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल, एस्ट्रिक इज टू ऑल। कोई इशू किसी को? तो मैथ से इंपोर्ट करना है सभी चीज़ों को। अगर आपको सबको ये नहीं इंपोर्ट करना है, केवल स्पेसिफिक करना है, तो उसका नाम पाई को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली पाई यूज़ करोगे, एम डॉट, क्योंकि हमने साइन को तो किया नहीं है डायरेक्ट, तो साइन को यूज़ कर लेते हैं, एम डॉट साइन से विद इन ब्रैकेट पाई बाई टू, शट, पाई बाई टू, राइट। साइन को भी करना है एक साथ ही, तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई कॉमा साइन, दो चीज़ यूज़ करनी है, साइन विद इन ब्रैकेट पाई बाई टू। हाउ कूल इट इज़, जल्दी से बताओ भाई, आया है समझ में कि नहीं? 3 चीज़ें हैं, 3 मेथड हैं, तो तीनों मेथड वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर मुझे बताना है समझ में आया कि नहीं आया। पहला, अगर आपको डायरेक्टली किसी चीज़ को इंपोर्ट करना है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, वो ईजी है, बिल्कुल छोटी सी कीवर्ड है उसकी, तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, एज के साथ कर सकते हो, राइट। सो टाइम डायरेक्ट कर सकते हो, इंपोर्ट टाइम एज टी कर सकते हो, फ्रॉम के साथ कर सकते हो, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट ऑल मतलब एस्ट्रिक, या फिर फ्रॉम टाइम इंपोर्ट इसके अंदर स्लीप इंपोर्ट करना है केवल। तो जब अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको फिर वो डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज से यूज़ कर रहे हो या डायरेक्टली इंपोर्ट किया आपने टाइम लाइब्रेरी को, तो आपको ये डॉट लगा के उसके फंक्शन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा या यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सपोज़ करो स्लीप के साथ में भी और कमांड होती, स्लीप के अंदर होता स्लीप डॉट समथिंग, राइट, स्लीप डॉट समथिंग, तो तब कैसे यूज़ करते? तो हम लिखते फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप डॉट सपोज इम्पॉर्टेंट IMP, आ रहा है समझ में क्या? स्लीप डॉट IMP, जिसका मतलब है कि अब IMP आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत सारे तरीके हैं हमारे किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के। ये इंपोर्ट करने का मेथड समझ में आया क्या? मेरा पर्पज़ कभी लाइब्रेरी स्टार्ट करने का नहीं था, लाइब्रेरी के अंदर के फंक्शन यूज़ करने का नहीं था, मैंने आपको बताया कैसे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट करना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलो भाई सब लोग, ठीक है। तो कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो सकती है, जैसे हमने अभी कैलेंडर की बात की थी, इंपोर्ट कैलेंडर एज कैल, सो कैल डॉट, अब कैलेंडर में बहुत कुछ आ रहा है ना, मंथ, ये सब कुछ
अब मैं मुझे मंथ पे जाना है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसने बताया कि भैया ये फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। जब कभी ऐसे आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये बताएगा कि ये फंक्शन है, फंक्शन को फंक्शन की तरह यूज़ करो, यानी कि इसके पैरेंथेसिस यूज़ करो। तो पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे तो ऐसे कुछ देखोगे। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कुछ क्या होना चाहिए। जैसे मैंने इसे ब्रैकेट लगाया तो इसने कुछ बताया था ना, नोटेशन दिया था, बार बार यूज़ कर लेते हैं, .MONTH है ना। सपोज मुझे नहीं पता कि क्या यूज़ करना चाहिए, तो क्या बोल रहे हैं, द ईयर, द मंथ, WNL। तो आपको प्रॉपर ये पता होना चाहिए चारों के बारे में जब कभी भी किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो। और यही टीडियस टास्क है। जब जहाँ तक मैंने बताया आपको, कहाँ तक बताया, हमने डिस्कस किया ये सब चीज़ों को। इतना जानना ऑनलाइन बहुत आसान है, मतलब किसी भी यूट्यूब वीडियो से या कोई और बहुत बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, या आपको टेक्स्ट में कंटेंट मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगी, है ना। उससे जानना आसान है क्योंकि ये डायरेक्ट कमांड पे बेस्ड है। अब आती है थोड़ी सी ट्रिक्स की बात। तो ये ट्रिक स्टार्ट होती है लाइब्रेरीज से। बात ये होती है कि लाइब्रेरी आपको मिल तो जाएगी। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था कि लाइब्रेरी तो बहुत हैं और सेम काम को करने के लिए भी बहुत सारी कमांड एंड बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम ये है कि कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करें, उस लाइब्रेरी के अंदर की चीज़ों को एक्सेस कैसे करना होता है। हर फंक्शन की अपनी खुद डेफिनेशन है। तब तक मैं ये नहीं बताता आपको कि प्रिंट के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग डेटा को एक साथ लिख सकते हो। और लास्ट में एंड एक और कमांड है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप /n होता है, हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, आ रहा है समझ में। सो एवरी सिंगल कमांड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी आप एक्सपीरियंस करोगे पाइथन के अंदर, उतने ज़्यादा पावरफुल होगे आप, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दीज आर दी प्राइमरी लाइब्रेरी वी मस्ट लर्न, दीज आर दी लाइब्रेरी फॉर डेटा साइंस वी मस्ट लर्न, these are the library for machine learning, deep learning, AI or web development, for application development, for hardware, for this and that. So I can tell you the sections of library you can learn. उन लाइब्रेरी को कैसे लर्न करना है, उनके इंडिविजुअल पैरामीटर को सेट कैसे करना है, कहाँ लगता है और उसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना होगा, वो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे कोई प्रोग्राम मिले या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले तो उससे जान सकते हैं। बट अभी फिर से वापस मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक पे। मेरा कंसर्न ये था फिलहाल आपको समझाना कि कैसे आप किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें जो प्री डिफाइंड है। टाइम आप लाइब्रेरी कहाँ इंस्टॉल्ड है, कहाँ ये सारी मैथ लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है, ऐसी बहुत सारी है ना। मैं लिस्ट बनाऊंगा इस चीज़ के लिए आपके लिए कि भाई आपको 10, 20, 50 लाइब्रेरी जो इनिशियली हैं वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं।